हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बायोलॉजी के 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आप अपने पेन और कॉपी वगैरह लेके अपने साथ बैठिए। एनसीईआरटी की बुक भी आप अपने साथ लेके बैठिए ताकि साथ के साथ आप उसको क्वेश्चंस को वगैरह देख सकें एंड अपने आंसर्स लिख सकें। आपको कोई क्वेरी होगी, कुछ भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप चाहे जहाँ पे भी हैं, हम यूट्यूब के माध्यम से आपके पास आते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, वाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ हम क्वेश्चन आपकी बुक जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें बहुत ही सरलता से लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है। एक प्रजाति जो है, एक स्पीशीज़ जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस अर्थ पे बनी हुई है। वो किस वजह से बनी हुई है? रिप्रोडक्शन से। तो इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो राइट डाउन द आंसर। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। Now next question, question number 2, which is a better mode of reproduction, sexual और असेक्सुअल। हमने दोनों को डिस्कस किया है, सेक्सुअल को, असेक्सुअल को, इनकी दोनों के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट इज़ वेरी रैपिड मेथड, तुरंत आपका बहुत जल्दी वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी रैपिड मेथड। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स टाइम। ठीक है, पहले एक ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, फिर वो जुवेनाइल फेज़ में होगा, जुवेनाइल फेज़ के बाद में इट विल एंटर द रिप्रोडक्टिव फेज़, देन ड्यूरिंग दैट रिप्रोडक्टिव पीरियड इट विल रिप्रोड्यूस एंड आफ्टर दैट सेनेसेंस एंड डेथ। तो आपका जो बेटर कौन सा है, बिकॉज जेनेटिक वेरिएशन किस में आपको ज़्यादा मिलता है, हम पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा मिलता है ना। तो विच इज़ अ बेटर मोड। वो क्यों है आपको अच्छा फ़ायदा क्यों देता है? एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, आज से 1000 साल पहले जैसा एनवायरनमेंट था या 1 लाख साल पहले जैसा एनवायरनमेंट था वो आज नहीं है। वो ऑर्गेनिज्म भी उसी हिसाब से इवॉल्व करते रहते हैं। तो जो जेनेटिक वेरिएशन जिसमें ज़्यादा मिलता है वो रिप्रोडक्शन बेटर होता है। तो जेनेटिक वेरिएशन हमें किस में ज़्यादा मिलता है? डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म से अलग अलग आपके जो जेनेटिक मटेरियल आते हैं वो मिक्स होते हैं। तो इसलिए दैट्स वाई सेक्सुअल मेथड इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो राइट डाउन द आंसर इन योर बुक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज इट नीड्स meiosis, gamete formation, and then fusion of the gametes, and again the diploid state is achieved. Such fusion involve 2 parents and fusion from 2 genetic material. Hence it also causes variation which is essential for the evolution and survival of the species under changing environmental conditions. Okay, clear? Now थर्ड क्वेश्चन आते हैं। आप लिख लीजिए अपने उसमें, आपके पास एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है। आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू। वाई इज़ द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन। अभी हमने डिस्कस किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। इट इज़ ए वेरी रैपिड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स इट इज़ मोस्टली फाउंड। क्या होगा, जो उसमें कोई ऑल्ट्रेशन या कोई मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है ना। जो जैसे अब जैसे सिंपल सा हम बाइनरी फिशन के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए अमीबा है, इसमें क्या हो जाएगा, जब ये रिप्रोड्यूस हो रहा होता है तो इसका जो न्यूक्लियर मैटर है वो माइटोसिस से सेपरेट हो जाएगा एंड इट विल गिव राइज टू 2 डॉटर अमीबे। ओके, इनका दोनों का जो जेनेटिक मेकअप है इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ this one. So if genetic makeup is the same, it is called clone. So that's why write down the answer. Asexual reproduction results in the production of offspring which are exactly the same in their genetic composition as that of their parent. So they can be called clone. Okay, now
Fourth question. Offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why? Is this statement always true? Okay. Now हम अभी पहले के शुरू के 3 क्वेश्चंस में इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. Yes, definitely offspring formed by sexual reproduction, they have a better chance of survival, but this is not always true. समटाइम्स आपके जो जेनेटिक वेरिएशन ऐसा होता है जो कि आपके लिए लाभदायी नहीं है उस ऑर्गेनिज्म के लिए. तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो वेरिएशन जो है जो लाभदायी नहीं है वो आगे नहीं जाता स्पीशीज़ में. ठीक है, क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशन से जो वो रिप्रोड्यूस करने वाला शायद वो स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाता, रिप्रोडक्शन की स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाता, वो पहले ही आपका उसकी डेथ हो जाती है. तो येस, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, बट मोस्टली इट इज़ ट्रू. सो राइट डाउन द आंसर. Offspring formed due to sexual reproduction have definitely better chances of survival because they possess the genetic material of 2 parents, and that too it shows variation. So this is important for survival of the species. Okay, this is exactly the same as in question number 2. Now next, they have asked whether it is always true. No, this is not always true. The variation is usually advantageous mostly and helps the offspring to survive under the changing environmental condition. But sometimes the variation, they are not fit for changing environmental condition, and they such organisms, they don't survive and they cannot reach the stage of reproduction, and it cannot be carried further. That variation that has occurred, it will not be carried further. So they are not always advantageous, but mostly they are advantageous. Now fifth question. How does the progeny formed from sexual reproduction differ from those formed by from asexual reproduction differ from those formed by sexual reproduction? It is the same thing. जो progeny the formed by asexual reproduction is exactly the same genetically makeup genetically the same as to their parents, but the progeny formed in case of asexual reproduction, the genetic makeup is different because it is because of the fusion of the 2 gametes from 2 different parents, and hence they show variation. So this is the answer. Next question. Distinguish between asexual and sexual reproduction, and why is vegetative reproduction also considered as a type of asexual reproduction? Okay, so इनके जो आप एक टेबल बनाइए, टेबल में एक तरफ आप लिखेंगे asexual reproduction और एक तरफ आप लिखेंगे sexual reproduction. अब सब पॉइंट बाय पॉइंट हम इसके डिफरेंसेस बताते जाएंगे. नंबर 1, क्या ऐसे डिफरेंट है? इट इन्वॉल्व्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व? राइट डाउन. asexual reproduction, only 1 parent is involved, and in sexual reproduction, involvement of 2 parents. Number 2, it generally occurs without the formation of sex organs. In asexual reproduction, हमारे पास कहीं कोई sex organ बना है? नहीं बना है. It is a simple division that is taking place. But in case of sexual reproduction, formation of sexual organs are necessary. Now in case number 3, meiosis or reduction division is not occurring in case of this asexual reproduction, but in sexual reproduction, meiosis occurs, reduction of the chromosome number is occurring, and then there is then fusion of the 2 gametes from 2 different parents, and then the diploid structure is restored. So meiosis is, and also after meiosis then fusion, and then after fusion what is happening? Then mitosis is happening and cell differentiation is occurring. So these are the steps required in sexual reproduction. Now fourth number, there is no fusion of gametes in asexual reproduction, and write down in sexual reproduction, fusion of gamete is occurring in case of sexual reproduction, either from same parent or from 2 different parents. Now fifth question. The offspring produced in asexual reproduction is exactly the same genetically as the parent, but in sexual reproduction, write down the individuals that are formed, they are genetically different from both the parents,
and it is a very quick method. Okay, asexual reproduction is a very quick method, and in sexual reproduction it is a long process. First birth, then juvenile phase, then reproductive phase, and then senescence and death. So it is a long process. So these are the differences in sexual and asexual reproduction. You must always remember this. Now, why is vegetative propagation considered as asexual reproduction? Because what is happening in vegetative reproduction, there is no fusion of gametes from a part of the plant. Another plant is getting produced. Okay, although another plant is getting produced, it is a formation of life from one part, but fusion of gametes is not occurring. So variation is also not there, and the genetic composition of the new plant that has originated, it is exactly the same as the parent. So vegetative propagation को हम और क्या कह सकते हैं? It is also called as, it is a method of asexual reproduction, because there is single parent involvement, no formation of gametes, no fusion of gametes. Okay, no meiosis is occurring. So it is a asexual method of reproduction. It is seen in mainly in cases of plants. आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही उसी के बारे में है. व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड गिव 2 suitable एग्जाम्पल. तो राइट डाउन द आंसर. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम सम वेजिटेबल प्लांट्स, वेजिटेटिव प्लांट through some structures like buds, tubers, rhizomes. Okay, so or from leaf. So this is the vegetative propagation. Example लिख लीजिए. Potato tuber possesses eyes, and in case of bryophyllum क्या होता है? Adventitious buds किस में होती है? Bryophyllum की leaves में. Okay, so this is the 7th question. Now coming to 8th question, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में. Define what is juvenile phase, what is reproductive phase and what is senescence phase. हमने अभी बताया है in organisms. Write down. Juvenile phase is in organisms that are undergoing sexual reproduction. It is a period of growth between birth till attainment of reproductive age. So this is juvenile phase. In case of reproductive phase, write down. It starts after the finish of juvenile phase. Reproductive maturity is achieved, and during this period reproduction is taking place. So this is the reproductive phase till the loss of reproductive capability. So पूरा duration क्या हो जाता है आपका? Reproductive phase. And what is senescent phase? After the loss of reproductive capability till the death of the organism. So these 3 phases, they are seen in organisms that are having sexual reproduction. Okay, now next question आ जाइए. Higher organisms have resorted to sexual reproduction in spite of its complexity. Why? Higher organisms, it is the asexual reproduction which is by simple division. It is not possible in case of higher organism जिनके बहुत सारे अलग organ system होते हैं. तो वो पूरा organ system आपका कैसे एकदम से आप सोचिए डिवीजन हो जाएगा ना, कि एक में से मान लीजिए जैसे अगर मैं हूँ, आप देखिए आप खुद हो, क्या आप में से कोई ऐसे ही सेम टू सेम हाफ करके निकल सकता है? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ना. डिफ्रेंसिएशन होता है, सेल्स फंक्शन करते हैं अलग अलग चीज़ों के अलग अलग तरीके से, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो क्या एक तरीका अपनाया है नेचर ने, 2 गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद में क्या होगा? एक जाइगोट बन जाएगा. इट इज़ ए यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर. फिर उस जाइगोट में माइटोसिस होता है एंड देन सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, और धीरे 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 वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम, धीरे धीरे सब ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड, बट क्योंकि ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इज़ ए कॉम्प्लेक्स थिंग ना, तो इसलिए वो ज़रूरी है. एक अलग एक ऑर्गन सिस्टम इस चीज़ के लिए भी नेचर ने बना दिया है. सो राइट डाउन द आंसर. इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव resorted to sexual reproduction because it enables these organisms to survive during unfavorable condition, and also it helps in the genetic variation which helps in the evolution of the species. Okay, now next question. Explain why
मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। ओके, मियोसिस का क्या हमने बताया था, क्या होता है मियोसिस? मियोसिस इज ए रिडक्शन डिवीजन, ठीक। जो 2n आपका क्रोमोसोमल पैटर्न होता है, इट इज़ कन्वर्टेड टू n, ठीक, मियोसिस में, ओके, गैमेट फॉर्मेशन में। और फिर वो गैमेट जो बनता है एक मेल गैम, ये आपका 2n था, ओके, 2n से ये n में बाय द मियोसिस हो गया। अब आफ्टर दिस n स्टेटस, ये एक n हमारा दूसरे ऑर्गेनिज्म से आएगा, दूसरे पेरेंट से आएगा, और ये जॉइंट होके क्या बन जाएगा, फिर से 2n हो जाएगा। सो दिस इज रिस्टोर्ड अगेन। इफ दिस इज नॉट ऑकरिंग, तो कैसे हो पाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फिर ये 2n से 4n हो जाएगा, फिर उसके प्रोजेनी में 4n से क्या हो जाएगा, 4 + 4 8n हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस 2n को रिस्टोर करने के लिए पहले वो हाफ होगा, हाफ होने के बाद में फिर वो फ्यूजन हो जाएगा। तो राइट डाउन द आंसर, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, इनसाइड द सेक्सुअल सेल्स। अब द नॉर्मल बॉडी ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली डिप्लॉयड, ओके, बट द गैमेट्स आर हैप्लॉयड, ठीक। आफ्टर द गैमेट्स आर फ्यूज्ड, अगेन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज रिसोर्टेड। So the meiosis and gametogenesis, they are always interlinked. Now question, identify each part and write whether it haploid or diploid. अभी इसको हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ देख लीजिए। फर्स्ट इज ओवरी। ओवरी क्या होती है? ओवरी वो होती है एक फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावर में, जिसके अंदर ओव्यूल होता है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल n है, ये ओवरी है, यहाँ पे आपका ओव्यूल है। तो दिस इज ओवरी, इट इज़ 2n, ठीक, ओवरी इज 2n, डिप्लॉयड। नाउ नंबर 2, एंथर। एंथर क्या होता है? जहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दिस इज एंथर। ये भी क्या है? इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, दे आर n, बट एंथर इटसेल्फ इज अ 2n स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। नाउ एग। एग क्या है आपका ओवरी के अंदर? दिस इज डेफिनेटली n, बिकॉज इट इज अ गैमेट। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। नाउ पॉलन। एंथर के अंदर पॉलन है, दिस इज ऑल्सो अ गैमेट, सो इट इज ऑल्सो n। एंड मेल गैमेट, in case of you can say animals, it is n, haploid. And zygote, zygote is formed by the fusion of two gametes, so zygote is 2n, diploid. Okay, you can get these things in MCQ also, so remember this. Now coming to the next question, identify define external fertilization, mention its disadvantages. So external fertilization क्या होता है? हमने पढ़ा था fertilization, it can be external और internal. external किस में था? fishes and amphibians. अब internal, अगर इसमें external fertilization हो रहा है तो डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल ही होगा, है ना। जब ये जाइगोट बनेगा तो उसका डेवलपमेंट भी कहाँ होगा? एक्सटर्नल होगा। इसमें इंटरनल हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इज ऑकरिंग इंटरनल, बट डेवलपमेंट कैन बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल किस में होता है? जो वीवी पैरस होते हैं मैमल्स में, वीवी पैरस। और एक्सटर्नल किस में होता है? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। क्या कहेंगे इनको? ओवी पैरस। ओके, तो ये अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे होंगे? फ़ायदे कम है, इसमें नुकसान ज़्यादा है। क्यों? क्या होता है, आपको बहुत सारे गैमेट बनाने पड़ते हैं। सारे गैमेट आपस में फ्यूज़ होंगे ये गारंटी नहीं होती, इसलिए बहुत सारे गैमेट बनाने पड़ते हैं। फिर जो आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपका एग बनता है, जो जाइगोट बनता है, जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी आपका अनप्रोटेक्टेड है।
तो वो भी प्रेडेटर्स आके उसको खा जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर में इसको अचीव करना पड़ता है। तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? एक तो इसको मीडियम चाहिए, वाटर के अंदर ये होता है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द organism of both the outside the body of both the parents, you can say. During this process the parents release the sperms in a medium is usually water. The sperms and also the eggs, they both are released in the medium, and they have to produce it in larger quantities. And major disadvantage of this type are the fertilization of egg is not always sure, and also offsprings are not protected and they are prey for predators, and a large number of gametes are wasted. Okay, so this is the drawback of external fertilization. इसके पूछे अगर what are the advantages of internal fertilization, तो इन्हीं चीज़ों को आप advantages के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ज़ूस्पोर एंड अ ज़ाइगोट। हमने क्या क्या पढ़ा था? ज़ूस्पोर क्या क्या होता है? ज़ूस्पोर होता है असेक्सुअल मेथड का एक मोटाइल तरीका। ज़ूस्पोर क्या होता है? जिसके अंदर इट इज़ अ मोटाइल स्पोर, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे आपके असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड डॉटर सेल्स होती हैं। So this is a zoospore. And what is a zygote? Zygote is formed by the fusion of two gametes from two separate parents in case of sexual reproduction, and it is diploid. It is a unicellular structure. आ जाइए, write down. Zoospore is a flagellated haploid or diploid. It can be haploid, it can be diploid. Okay, it is produced by asexual reproduction in case of zoosporangium. But a zygote on the other hand is always diploid. It is always diploid, and it is formed by the fusion of two gametes in case of organisms that are undergoing sexual reproduction. Now differentiate between gametogenesis and embryogenesis. Okay, what is gametogenesis? Write down. Gametogenesis is the formation of either male or female gamete by the process of meiosis. It is a reduction division in which the parent's 2n state of chromosome is reduced to haploid state. And what is embryogenesis? Embryogenesis is the development of the zygote by the process of mitosis and differentiation, cell differentiation into the new organism. So right, this is the difference between gametogenesis and embryogenesis. Now next question, describe the post fertilization changes in a flower. क्या होता है? all जो एंथर होता है, एंथर पेटल्स दे एंड स्टेमन यूजुअली दे आर fall, and ovule is converted to seed, and ovary is converted to fruit, and pulp is called pericarp. Okay, so these are the changes that are occurring in the flower. इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो वेट टिल इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर? व्हाट इज़ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर? अ फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, आप मार्केट में जाते हैं, आपको आजकल यूनिसेक्स सैलून मिलते हैं, ठीक है ना। तो यूनिसेक्स सैलून में क्या होता है कि आप मेल एंड फीमेल वो दोनों ही चले जाते हैं, लेकिन हमारी बायोलॉजी में यूनिसेक्स वो होते हैं जो जिसमें केवल एक सेक्स प्रेजेंट होता है, आइदर मेल और फीमेल, एंड बाइसेक्स वो होते हैं बाइसेक्सुअल जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों होता है। तो आप अपने नॉर्मल जो सोसाइटी में जो देखते हो उससे इसको कभी कंफ्यूज मत करिएगा, बी वेरी क्लियर इन योर कंसेप्ट इन बायोलॉजी। ओके, तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? इट पोजेस बोथ स्टेमन एज वेल एज कार्पेल्स। ओके, बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स दे आर प्रेजेंट इन द सिंगल flower. Those flowers are called bisexual flowers. Now
Examine a few flowers of any cucurbit plant and try to identify the staminate and pistillate flowers. Okay, and name a plant that bears a unisexual flower. तो यूनिसेक्शुअल फ्लावर आप पपाया में होता है, कुछ पपाया के पेड़ों पे फूल आते हैं पर उस पर फल नहीं आते, दैट मीन्स दे आर मेल फ्लावर्स. एंड कुछ पपाया के प्लांट में फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, तो दे आर फीमेल प्लांट्स. तो जो आपका ये हो गया, ये तो पपाया हो गया. एंड स्टेमिनेट फ्लावर्स दे बी ए ब्राइट कलर्ड पेटल्स इन स्टेमिन्स. स्टेमिनेट जो होते हैं उनको ब्राइट कलर्ड पेटल्स होता है. क्यों होता है ब्राइट कलर्ड पेटल्स? क्योंकि उसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं एंथर पे, है ना, वो चिपकने चाहिए उसके ऊपर. जो भी उसका पॉलिनेटिंग एजेंट आ रहा है, तो जब तक उसके पेटल्स ब्राइट कलर के नहीं होंगे, इट वोंट अट्रैक्ट. तो कुछ तो आप दोगे ना, आपने पॉलिनेटिंग एजेंट को कुछ तो रिश्वत खिलाओगे. तो क्या रिश्वत दे रहे हो आप? आपने अपने जो पेटल्स हैं उनको बहुत ही रंग बिरंगा बना लिया है, या फिर उसमें बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, तो ये हम उसको रिश्वत देते हैं ताकि वो हमारे पास आए, हमारे पॉलन उस पर चिपके और वो जाके फिर फीमेल फ्लावर पे बैठे और वहाँ पे वो पॉलन उसके यूज़ हो जाए. तो ये एक तरीके से रिश्वत है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो स्टेमिनेट और फ्लावर्स होते हैं, दे आर वेरी ब्राइट पेटल्स होते हैं और दे हैव फ्रेग्रेंस. आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए. वाई ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर एट ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल्स. ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आप लिख लीजिए. ऑफस्प्रिंग ऑफ द ओविपेरस animal, they are at higher risk as compared to offspring of the viviparous animal, because the offspring is the embryogenesis is taking place outside of the parent's body, and they are more susceptible for predators as prey. So they are not protected during their initial days, so they are at more risk. सो ये हमने अपना पूरा चैप्टर के MCQ NCERT सेक्शन किया है. इसमें आपने सब नोट कर लिया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में डालिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हमें डाउट्स को क्लियर करने का मौका दीजिए. अच्छा दोस्तों, अगले लेक्चर में हम MCQs और हम ट्रू फॉल्स एंड वन आंसर वन लाइनर्स के साथ मिलेंगे. ओके.